हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। यहाँ पे एक तगड़ा वाला चौचक वाला एकदम पेपर लेकर हाजिर हूं। आप लोग इसको रटिए, तैयार कीजिए। आज का पेपर कोड सर 302 सीयू पेपर कोड है सर। ये 22 फरवरी के हिंदी का है। फुल पेपर सोल्यूशन सर फुल पेपर सोल्यूशन। और इसमें अलग सा टॉपिक मैं जोड़ा हूँ। जी हाँ, हर एक टॉपिक आपका एक में क्लियर होगा। फुल पेपर सोल्यूशन है, ये एकदम वायरल पेपर है जो कि आपके एग्जाम 22 फरवरी के लिए है। और फिर आप आके बोलेंगे गुरुजी मजा आ गया, जो भी आप पेपर पढ़ाए थे हर एक पेपर फंसा हुआ है। क्योंकि 7 सेट में पेपर आपका बनेगा और वही मैं आपको सातों सेट आपको अवेलेबल कराऊंगा यूट्यूब पर, और वो भी एकदम वायरल मॉडल पेपर भाई साहब आएगा। ऐसा डिजाइन रहेगा, पूरा पूरा सेम टू सेम आएंगे और हर एक पेपर कोड आप खोल कर पी लीजिए। आपके पास 2 दिन का टाइम बचा है, 2 दिन का सर। सर कल 20 तारीख, परसों 21 तारीख, बस 2 दिन का टाइम है सर। इसी में हम एकदम तोड़ेंगे और मैं ये 2 दिन में आपको 7 सेट करवाऊंगा। 7 सेट, आज एक सेट, कल 3 सेट, परसों 3 सेट, तो टोटल आपके पास 7 सेट होगा। घोल कर पी लीजिएगा। और अच्छा, ये प्रॉफिट क्या है पता है? ये पेपर पढ़ने से प्रॉफिट रहेगा पूरा पूरा। मैं सोल्यूशन सोल्यूशन आज मैं आपको एक अलग अलग से मैं आपको देने वाला हूं। ये जो 7 सेट रहेंगे, ये जो 7 सेट रहेंगे, इसका मैं फुल सोल्यूशन आपको दे दूंगा टेलीग्राम चैनल यस के एम स्टडी पर। तो टेलीग्राम चैनल यस के एम स्टडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, जाकर ज्वाइन करिए। वहां से आप डाउनलोड करिए या 7 सेट हिंदी के, ठीक है ना, मिल जाएगा। और जो बच्चे कोर्स क्लब पब्लिश किए उनके कोर्स में 7 सेट अवेलेबल पहले से था, इसको भी मैं अवेलेबल करा दूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है ना। तो जाके भैया ज्वाइन कर लीजिए। 3 घंटे 15 मिनट का सर आपको टाइम मिलेगा। 100 नंबर का सर पूर्णांक रहेगा। 100 में से पास मार्क का केवल केवल आपको 33 की जरूरत पड़ेगी सर। 33 की जरूरत पड़ेगी और यही 33 नंबर सर आपको पास कराएगा। यही 33 नंबर सर आपको पास करवाएगा। हिंदी के पेपर में 98 नंबर गेन करवाएगा। 98 नंबर कैसे देखेंगे? यहाँ कुछ निर्देश दिए गए हैं सर। निर्देश सर क्या है? निर्देश यहाँ पे देखिएगा। निर्देश ये है सर कि जो प्रारंभ का 15 मिनट है, आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए सर क्या है, निर्धारित रहेगा। और इस प्रश्न पत्र में सर 2 खंड हैं। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना सर क्या रहेगा आपके लिए, आवश्यक रहेगा। बोले तो सर अनिवार्य रहेगा कि दोनों खंडों के प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ठीक ना। सबसे पहले सर यहाँ पे खंड क को आज हम लोग खत्म करेंगे, स्वाहा करेंगे। टेंशन नहीं लेने का यार, एकदम चौचक एकदम चपुआ वाला वीडियो है। एक बार लाइक करके शेयर कर देंगे, जबरदस्त मोटिवेशन वाला वीडियो है। एक बात दिमाग में याद रख लेना, कभी अपने को हारना नहीं है सर, हारना नहीं है। हमारे पास जो टाइम बचा हुआ है 1-2 दिन में, इसी में पढ़कर सर अच्छे नंबर गेन करना है। शिवम सर के यूट्यूब चैनल हिंदी और बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश सब कुछ हम लोग अवेलेबल करा देंगे। आपका भी हिंदी का पेपर है, आप हिंदी का टारगेट कर लीजिए। अब आप सब कुछ बंद कर दीजिए, केवल आप हिंदी फोकस करिए। अब कसम खाइए सर हमारे साथ कि जमकर मेहनत करेंगे, जमकर तैयारी करेंगे, सेम टू सेम आपका पेपर आएगा। ये आपका 22 फरवरी के दिन छाप देना है जाकर, और कुछ भी नहीं सुनना है। आपको कसम है उनकी गुरुजी, उनकी किसकी गुरुजी? आज आप बता दीजिए, लेकिन आज नहीं बताएंगे गुरुजी। जब पेपर खत्म हो जाएगा तब बताएंगे सर किसकी कसम खिला रहे थे, ठीक ना। चलिए, पहला बहुविकल्पी सर, बहुत ही चपुआ वाला एकदम बहुविकल्पी 1 नंबर का सर आपको मैं दे रहा हूं। वासुदेव सर अग्रवाल का निबंध संग्रह है। मैंने कई बार आपको समझाया है। मातृभूमि सर, मातृभूमि डॉक्टर वासुदेव सर अग्रवाल की क्या है सर जी, यह एक क्या है सर जी, निबंध संग्रह है। राष्ट्र का स्वरूप पृथ्वी पुत्र, यह भी सर जी वासुदेव सर अग्रवाल का है सर, एकदम छापने वाला है। 22 फरवरी के दिन हिंदी में छापना है गुरुजी, कुछ भी हो जाए सर छापना है। हिंदी प्रदीप सर, हिंदी प्रदीप के संपादक थे सर बाल कृष्ण भट्ट दे भट्ट थे सर। हिंदी प्रदीप के सर संपादक का नाम बाल कृष्ण भट्ट। हिंदी प्रदीप के संपादक का नाम बाल कृष्ण भट्ट गुरुजी। एकदम आने वाला पेपर में प्रश्न है, तैयार करके जाइएगा। घोल के पी लीजिए सर, घोल के पी लिया गुरुदेव। आगे बोलिए। आलोचनात्मक कृति है सर। कालिदास की लाली योजना के लेखक कौन है सर? हजारी प्रसाद द्विवेदी है सर। हजारी प्रसाद द्विवेदी कौन है सर? आलोचनात्मक कृति कालिदास की लाली योजना के सर लेखक का नाम क्या है सर जी? वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी सर। घ वाला सर प्रश्न यहाँ पे है। घ वाला सर प्रश्न यहाँ पे है, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? चलिए सर आगे यहाँ पे क्या है, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? आत्मकथा है। एक्चुअली में अभी कुछ सेकंड के लिए मैं पॉज किया था वीडियो, क्योंकि एक सर का कॉल आ गया था। एक स्टूडियो ही मैं पूरा खरीद रहा हूँ, ठीक ना। अब देखिए यार, ठीक है, जब हम इस क्षेत्र में आ रहे हैं ना, जब हम कूदते हैं ना भाई, तो अच्छे लेवल पे कूदते हैं। अभी हमने 2 स्टूडियो आप लोगों के लिए मैंने बनवाया है। एक ऑफलाइन चलता है, अभी लाइब्रेरी भी ओपन करवाया है और मैं पढ़ाता हूँ। अब आपको क्या लगता है, हमारे पास कोई टीम है? आपको क्या लगता है सर, आप
आपको क्या लगता होगा कि हमारे पास टीम है? अपने रूम में दिखा दूँ ना भाई, कोई नहीं रहता, मेरे पास कोई नहीं रहता, मैं अकेले ही हैंडल करता हूँ। हाँ, नीतीश सर अब आ चुके हैं, तो वो आपको अलग से वीडियो बनाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बाकी जो मैं आपको पढ़ाता हूँ ना, मैं ना कोई कंटेंट मेकर रखा हूँ, ना कोई थंबनेल मेकर रखा हूँ, ना कोई वीडियो एडिट करने वाला रखा हूँ, ना अपलोड कर भाई खुद से करता हूँ। सुबह का शेड्यूल होता है, अपना पढ़ना रहता है खुद का, क्योंकि जानते हो यार आजकल सबको नौकरी चाहिए, मुझे भी चाहिए। हाँ, पढ़ना रहता है, गवर्नमेंट जॉब वाला आप जानते हो यार, अपनी तो ख्वाब ही है उसको लेने की यार। अब चाहिए तो चाहिए, कुछ भी हो जाए अपने को। देखो मैं सीधा बात करता हूँ, मैं किसी और के सामने नहीं रोता। जो रोना रहेगा मैं अपने छात्रों के सामने रोऊँगा जो हमसे पढ़ रहे हैं। वो भी भाई साहब मोटिवेट रहेंगे ना कि हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की, हम भी तैयारी करेंगे। अभी मैं आपको आफ्टर एग्जाम, जैसे एग्जाम खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद में अच्छे-अच्छे टीचर्स को ले आऊँगा जो सिलेक्टेड हैं। कोई जेईई में है, तो कोई सीजीएल में है, कोई कहीं अधिकारी है, उनको लेकर आके पॉडकास्ट करूँगा कि आपको बताऊँगा कि 12th के बाद क्या करना चाहिए। तो बात हो रही थी कि सर उसको लेके कि एक स्टूडियो है, उसको हम क्या करेंगे, तो उसको मैनेज करवा रहे हैं। और हमें यहाँ पे कोई टीम नहीं है, केवल आपका प्यार है जो हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं इस समय। भाई 24 आवर मतलब 24 घंटे हम आपके लिए मेहनत करते हैं। खुद से खाना बनाना रहता है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे मेरी फैमिली रहती, क्योंकि सब फैमिली तो मेरा मतलब गाँव में और है और सिटी में है, लेकिन मैं अलग से यहाँ पे रहता हूँ सिटी में, केवल यहाँ पे मैं पढ़ता हूँ, फ्लैट ही है पूरा। पढ़ता हूँ और यहीं पे अपना खाना बना के सो जाता हूँ। पूरा फ्लैट मतलब समझ रहे हो ना, सेपरेटेड होता है। तो देन अपना चल रहा है, और जब सफल हो जाएँगे देखा जाए सब कुछ अकेले भाई। अपने को खाना भी बनाना आता है सर, एंड आपको पढ़ाना भी आता है, कंटेंट बनाना भी आता है, और आपके लिए वीडियो भी अपलोड करता हूँ, सब कुछ आता है। अपने को सारी नॉलेज है, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है ना? अपने को सारी नॉलेज है। केवल सर एक चीज़ की कमी है, आप लोगों का प्यार। दे दो यार भाई, आप लोगों का प्यार चाहिए। आप कहेंगे गुरुजी आप तो एकदम कुक वाला भी हो जाए, कल से सिखाना शुरू कर देंगे, खाना कैसे बनाना है, होम साइंस के पेपर में आएगा, टेंशन नहीं लेने का। मज़ा मत लो यार गुरुजी का, मज़ा मत लो। बहुत बच्चे कमेंट में मज़ा ले रहे हैं, मुझे पता है। ले लो भैया। आप कहेंगे गुरुजी कमेंट में रिप्लाई क्यों नहीं करते? दिल देता हूँ ना आप लोगों को, तो बैठते तो लाइक कर देते हैं। बहुत बच्चों को कमेंट देंगे तो टाइम बर्बाद होगा, टाइम नहीं है। चलिए, निम्नलिखित में से किस उपन्यास की रचना हरिशंकर परसाई द्वारा की गई है? रानी नागफनी की कहानी। तो वैसे पता है यार, बेरोजगारों का जिंदगी ही क्या है सर? बेरोजगार हैं भाई, अपना तो बस यही है, पढ़ाना पढ़ाना और कुछ नहीं, खाना बना के सो जाना पढ़ के, ठीक ना, लाइब्रेरी में। तो देखिए यही है जिंदगी चल रही भैया, लेकिन मजा आती है यार। जो सुकून है पढ़ाई करने में ना, पढ़ाने में, वो कहीं नहीं यार, कहीं नहीं है, दुनिया के किसी कोने में नहीं है। अगला प्रश्न यहाँ पे दूसरा एक का है, रीतकाल की प्रमुख विशेषता नहीं है सर। ईश्वर वंदना रीतकाल की प्रमुख विशेषता नहीं है सर। तो कौन कौन सी विशेषता है? प्रकृति चित्रण है सर, क्या यहाँ पे प्रकृति चित्रण है सर, और युद्धों का सजीव वर्णन है सर, और मुक्त काव्य रचना है। लेकिन ईश्वर वंदना सर नहीं है, ईश्वर वंदना सर नहीं है। उसके बाद अगला यहाँ पे प्रश्न है सर, ह वाला, कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है सर? देखिएगा, यहाँ पे हुंकार भी है, रश्मिरथी भी है, रेणुका भी है, लेकिन सर चित्राधार या रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है सर। एकदम छापने वाला प्रश्न है, छाप लीजिएगा। छापने वाला प्रश्न है सर, छाप लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, यामा, मैंने आपको बार बार बोला है, इंपॉर्टेंट है, रिपीट होता है। यामा सर रचना किसकी है? महादेवी वर्मा की है, महादेवी वर्मा की है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, घ वाला, हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए चारण काल नाम दिया किसने? रामचंद्र शुक्ल ने चारण काल नाम दिया किसको सर जी? किसको सर जी? हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए चारण काल नाम किसको दिया सर जी? वो दिए थे रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है ना? अगला यहाँ पे प्रश्न है, अगला सर यहाँ पे प्रश्न याद कर रखिएगा, किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? तो जयशंकर प्रसाद जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला था। महादेवी वर्मा को चिदंबरा पर, सुमित्रानंद पंत और रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, लेकिन जयशंकर प्रसाद को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला था। एकदम छापने वाला प्रश्न है भाई साहब, छाप के जाइएगा पेपर में देने के लिए, छाप कर जाइएगा। अब यहाँ पे आपका गद्यांश सर, 10 नंबर का सर गद्यांश है सर, 10 नंबर का सर आपका क्या है? गद्यांश है, पेपर में आएगा सर, छाप देंगे। छापेंगे ना? अरे गुरुजी एकदम करेजवा हरिहरा आ गया, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं जो पेपर में आएगा। आएगा यार, विश्वास रखो मेरे ऊपर, इतना विश्वास है ना तो रख लो। चलिए यहाँ पे गद्यांश क्या, मुझे मानव जात की दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्षों का रूप साफ दिखाई दे रहा है। मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम है, वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों को रौंदती चली आ रही है। न जाने कितना या कितने धर्मचारों, विश्वासों, उत्सवों और व्रतों को धोती बहाती यह जीवन धारा आगे बढ़ी है। संघर्षों से मनुष्य ने नई शक्ति पाई है। अब एक प्रश्न बनेगा, मनुष्य ने नई शक्ति कहाँ से पाई है भैया? संघर्षों से। संघर्षों से मनुष्यों ने
नई शक्ति पाई है, ठीक है ना। सबसे पहला प्रश्न, यह कहाँ से लिया गया है, यह कहाँ से लिया गया है, यह कहाँ से लिया गया। यहाँ पे एक चीज सब आपको दिखाई दे रहा है, सभ्यता और संस्कृति। क्या दिखाई दे रहा है? सभ्यता और संस्कृति पहचानने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। इतना अच्छा वीडियो आपको कहीं मिलेगा नहीं भैया, इसीलिए मैं कहता हूँ यूनिक मैं आपको बताऊंगा। आप अगर याद भी नहीं किए उस गद्यांश को तो आप खुद से कर लो, वो आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए, और वो टैलेंट ये सीओ पैदा करेगा, टेंशन नहीं लेना यार। ये सीओ आपके अंदर वो टैलेंट पैदा करेगा गुरुजी। हैं, सभ्यता और संस्कृति तो अर्थात कहाँ से लिया गया है? हाँ, कहाँ से लिया गया है ये अभी मैं आपको बता दूंगा लास्ट में, लेकिन अब सोचते रहिए। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, लेखक को क्या स्पष्ट दिखाई दे रहा है? लेखक को क्या स्पष्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पे? तो प्रस्तुत गद्यांश में लेखक को सभ्यता और संस्कृति का मिला जुला रूप, सभ्यता और संस्कृति में मनुष्यों की जीने की इच्छा प्रबल दिखाई दे रही है। यहाँ देखिए, मुझे मानव जात की दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्षों का रूप साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, मनुष्य ने नई शक्ति किससे पाई है? मनुष्य ने नई शक्ति किससे पाई है? तो संघर्षों से मनुष्यों ने नई शक्ति पाई है ना, यही पे तो आंसर है। संघर्षों से मनुष्यों ने नई शक्ति पाई है, तो इसका आंसर डायरेक्ट वाला सर क्या हो जाएगा? डायरेक्ट वाला सर इसका आंसर यही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे, यहाँ पर देखिए, ऊपर चला गया क्या, बहुत ज्यादा है। देखिए यहाँ पे, मनुष्य ने नई शक्ति अपने द्वारा दैनिक रूप से किए गए संघर्षों से पाई है। बना के लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर एक है, थोड़ा हम बना के लिख देंगे, बस काम खत्म हुआ। अगला देखिएगा, यहाँ पे है आपका तीसरा वाला देखिएगा सर क्या है यहाँ पे, धर्माचारों और विश्वासों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। धर्माचारों और विश्वासों का अर्थ सर क्या होगा? तो धर्माचारों मतलब कि जो किसी विशेष धर्म का प्रचार करने वाला होता है, और विश्वासों मतलब किसी मनुष्य के प्रति निश्चित जो धारणा होती है हमारी, वही आपका क्या होता है? विश्वासों होता है। जैसे आप हमारे ऊपर सर क्या करते हैं? विश्वास करते हैं कि हाँ गुरुजी जो पढ़ाए हैं वो पेपर में आएगा, काम खत्म हुआ। उसके बाद यहाँ पे अगला है आपका रेखांकित अंश की व्याख्या। सर इसको कैसे करेंगे सर? कुछ नहीं करना है यार, जो आपको जहां पे लाइन खींची गई है ना, मनुष्य की जीवन शक्ति बड़ी निर्मम है, इसी को बढ़ा चढ़ा के सर लिखना है, और आपको कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे सर आप कि लेखक ने मनुष्य के जीवन के इतिहास के बारे में बताते हुए कहा है कि मनुष्य का जो जीवन जीने का तरीका है वो बहुत ही ममताहीन, निष्ठुर यानी कठोरतापूर्ण किए जाने वाला है। अगला यहाँ पे पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। अब मैंने सर आपको बताया था कि कहीं पर आपको मानव जाति की दुर्दम, मानव जाति कहीं दिखाई दे रहा है, सभ्यता और संस्कृति दिखाई दे, ठीक ना, धर्माचारों, विश्वासों, उत्सव और व्रतों, ऐसे आपको जहां से शब्द दिखाई देंगे वो कहां से लिया गया है? अशोक के फूल से सर लिया गया है। कहां से लिया गया सर? अशोक के फूल से लिया गया है। और अशोक के फूल के लेखक सर कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। हजारी प्रसाद सर द्विवेदी हैं, द्विवेदी हैं। हजारी प्रसाद सर कौन है? द्विवेदी हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका पाठ का शीर्षक और लेखक का सर नाम क्या लिखेंगे? उपयुक्त गद्यांश अशोक के फूल पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद सर द्विवेदी हैं। क्लियर? अगला यहाँ पे आपका क्या है? पद्यांश सर। क्या है सर? ये पद्यांश है, 10 नंबर का सर पद्यांश है। सर कितने नंबर का? 10 नंबर का सर आपके पास पद्यांश पेपर में मिलेगा, छापना है। सर पद्यांश है क्या यहाँ पे? देखिएगा पद्यांश सर है क्या यहाँ पे, ये चीज ध्यान दीजिएगा। निरख सखी ये खंजन आए, निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे मंजन ने नयन इधर उधर भर भाए। फैला उनके तन का आतप, मन से सरसराए, धूम धूमे वे इस ओर वहां, ये हंस यहाँ उड़ छाए। करके ध्यान आज इस जीवन का निश्चय में मुस्कुराए, फूल उठे कमल अधर से यह बंदूक सुहाए। स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए, नभ ने मोती वारे लो ये अश्रु अर्ध भर लाए। अब यहाँ पे क्या है आपका? देखिए क्वेश्चन बनेगा, ये आपका क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। पद्यांश आपका आया हुआ है पेपर में, ठीक है ना। सबसे पहला प्रश्न, प्रस्तुत गीत में कौन किससे कह रहा है? तो प्रस्तुत गीत में उर्मिला जो है शरद ऋतु से अपने मन की आप बीती सुना रही है। गीत में किस ऋतु का वर्णन किया गया है? तो गीत में शरद
ऋतु का वर्णन किया गया है। अधर से में कौन सा अलंकार है? तो अधर से में उप उपमेय अलंकार है। क्या है? उपमेय अलंकार है या उपमयोपमा अलंकार है। ठीक है ना? उसके बाद रेखांकित अंश का भावार्थ लिखिए। अब रेखांकित अंश का सर भावार्थ क्या है? इसी को बढ़ा चढ़ा के लिख देना है। नभ ने मोती वारे लो ये अश्रु अर्ध भर लाए। अब इसी को आपको लिख देना है। क्या लिखेंगे सर? क्या लिखेंगे सर? तो यहाँ पे लिखेंगे रेखांकित अंश में उर्मिला शरद ऋतु का स्वागत करती हुई कह रही है कि आकाश ने तुम्हारे स्वागत में ओस की बूंदों के रूप में असंख्य मोती तुम पर न्यौछावर किए हैं। लो मेरे ये नेत्र तुम्हारे स्वागत पर आंसू रूपी असंख्य अर्ध लेकर क्या है सर? उपस्थित है। उसके बाद यहाँ पे अगला है कविता का शीर्षक और कवि का सर नाम बताइए। तो क्या लिखेंगे? प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य भाग में संकलित गीत शीर्षक से क्या सर? उद्धृत है और इसके लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं। तो ये कहाँ से लिया गया सर? यह गीत चैप्टर से लिया गया। इसके लेखक सर कौन है? इसके लेखक सर जो है मैथिली शरण गुप्त हैं। एकदम पियल्ला है भाई साहब, पेपर में आएगा, छापना है। उसके बाद 5 का क यहाँ पे निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द आपका 80 शब्दों में आएगा। 5 नंबर का पेपर में आएगा सर। मैं आपको बार-बार बोला हूँ, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, रट लीजिए। वासुदेव सग्रवाल भी हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, प्रोफेसर सुंदर रे ही नहीं भैया, रेड्डी हैं। कौन है यहाँ पे? रेड्डी हैं। तो ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग रटे हैं कि नहीं एक बार कमेंट में आप लोग बता देंगे। तो यहाँ पे है वासुदेव सग्रवाल। क्या है सर? वासुदेव सग्रवाल का साहित्यिक परिचय बोलिए या फिर जीवन परिचय, कोई दिक्कत नहीं है। सर क्या लिखेंगे? सर क्या लिखेंगे? एक बार मैं कैमरे को थोड़ा सेट कर लूँ यार, ताकि आपको दिखाई दे। अब आपको दिखाई दे रहा है ना? आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं? चलिए, अब आपको दिखाई दे रहा होगा। क्या लिखेंगे? डॉक्टर वासुदेव सग्रवाल हिंदी साहित्य में प्राचीन संस्कृति एवं पुरातत्व के मर्मम विद्वान थे। इनका जन्म उत्तर प्रदेश मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में 1904 ईस्वी में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बाल्यकाल लखनऊ में ही बीता। उन्होंने अपनी शिक्षा वहीं से प्राप्त की और इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से बीए तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की, यानी पास की। इसी विश्वविद्यालय में इन्होंने अपना शोध प्रबंध प्रस्तुत किया। बाद में डी.लिट भी लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने किया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग के ये अध्यक्ष और आचार्य भी रहे। क्लियर इतना ना? फिर पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं तथा उनके साहित्य का इन्होंने गहन अध्ययन किया और ये केंद्रीय सरकार के पुरातत्व विभाग के संचालक तथा दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय के अध्यक्ष भी रहे। हिंदी साहित्य एवं पुरातत्व के ज्ञाता इस विद्वान ने सन 1967 ईस्वी में इस नश्वर शरीर को क्या किया सर? छोड़ दिया। सर इनकी प्रमुख कृतियां सर कौन-कौन सी है? सर इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं, अगर निबंध संग्रह की बात करें तो भारत की कला, पृथ्वीपुत्र, कला और संस्कृति, कल्पवृक्ष, वागंध्यारा इत्यादि सर इनकी क्या है? निबंध संग्रह है सर। और उसके बाद इनकी समीक्षात्मक ग्रंथ सर कौन-कौन सी हैं? तो इनकी सर समीक्षात्मक ग्रंथ मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत, कालिदास कृत मेघदूत की संजीवनी व्याख्या। शोध ग्रंथ सर कौन-कौन से हैं? पाणिकालीन भारत। और भाषा शैली सर इनकी, तो इनकी भाषा शैली शुद्ध है और परिष्कृत खड़ी बोली थी सर। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। अगला देखिए सर, यहाँ पे कवि भी आएंगे। क्या आएंगे सर? कवि आएंगे। अब यहाँ पे है निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी काव्य कृतियों पर प्रकाश डालिए। अधिकतम शब्द आपको 80 शब्द में आंसर देना है। 5 नंबर का सर पेपर में आएगा सर, 5 नंबर का सर पेपर में आएगा। यहाँ पे है कौन? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत। जयशंकर प्रसाद और सुमित्रानंदन पंत है सर। ठीक है ना? अब यहाँ पे हम लोग किसको देखेंगे? अयोध्या सिंह उपाध्याय बोले तो सर हरिऔध के बारे में देखेंगे। चलिए, क्या लिखेंगे सर जी? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म 15 अप्रैल 1865 ईस्वी में आजमगढ़ जिले के निजामाबाद गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित भोला सिंह और माता का नाम रुक्मणी देवी था। मिडिल परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात इन्होंने काशी के क्वींस कॉलेज में क्या किया सर? प्रवेश लिया, किंतु अस्वस्थता के कारण, मतलब अस्वस्थ होने के कारण इन्होंने बीच में ही अपना विद्यालय छोड़ दिया, यानी कि इनको छोड़ना पड़ा।
तत्पश्चात इसके बाद इन्होंने घर से ही फारसी, अंग्रेजी, संस्कृत भाषाओं का क्या किया सर, अध्ययन किया यानी पढ़ाई किया। और इनका विवाह आनंद कुमारी के साथ संपन्न हुआ। हरिऔध जी को सरकारी नौकरी मिल गई और ये कानूनगो हो गए। कानूनगो के पद से अवकाश प्राप्त करके हरिऔध जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अवैतनिक रूप से अध्यापन का भाई कार्य इन्होंने किया। और हिंदी साहित्य सम्मेलन में उन्हें एक बार सभापति भी क्या गया था सर, बनाया गया था। और विद्या वाचस्पति की उपाधि से सम्मानित किया गया। और सन 1947 में निजामाबाद में इनका क्या हो गया, देहावसान हो गया, यानी कि इनकी सजी मृत्यु हो गई सर। ठीक है ना। अब इनकी प्रमुख रचनाएं सर कौन कौन सी है, जैसे नाटक में अगर बात करें, प्रद्युम्न विजय, रुक्मणी परिणय। उपन्यास कौन कौन सी थी सर, प्रेम कांता, ठेठ हिंदी का ठाठ, ये पेपर में आया हुआ है, ये भी आया है। अध खिला फूल रट लीजिए। काव्य ग्रंथ सर कौन कौन से हैं, काव्य ग्रंथ सर इनके प्रिय प्रवास, रस कलश, शुभदे चौबदे, वह देही वनवास, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले हैं इनकी कृतियां। आप लोग रट के जाइएगा, एकदम छापिएगा। उसके बाद जो प्रिय प्रवास है, यह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण सर क्या है, ग्रंथ है, इसीलिए आता है निम्नलिखित में से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का प्रमुख कृति है या फिर ग्रंथ है तो प्रिय प्रवास। और यह खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य भी माना जाता है। प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य भी माना जाता है। नोट कर लीजिए, पेपर में आएगा, एकदम छाप देंगे, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा, बहादुर और लाठी कहानी का उद्देश्य आएगा, पेपर में कुछ नहीं करना भैया, इसी को छाप देना है। मैंने कई बार आपको समझाया भी है कैसे करना है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बहादुर कहानी का उद्देश्य क्या डालेंगे सर, बहादुर कहानी का उद्देश्य, हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कथाकार अमरकांत द्वारा रचित कहानी बहादुर एक आत्मकथात्मक है, जो मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों के द्वारा किए गए अत्यंत कठोर एवं असभ्य व्यवहार की सर क्या है, कहानी है। इसमें समाज में उच्च वर्गीय परिवार का निम्न वर्ग की लोगों के प्रति ऊंच नीच के भेदभाव के कारण उत्पन्न तनाव का चित्रण किया गया है। आधुनिक समाज में झूठे प्रदर्शन और दिखावे के शान शौकत में विश्वास करता है, परंतु एक निम्न और गरीब व्यक्ति पर विश्वास नहीं करता। लेखक ने निम्न वर्ग के वास्तविकता का परिचय दिया है और उसके प्रति सहानुभूति प्रस्तुत इन्होंने किया है। यानी कि जो हमारा समाज है सर, हमारा जो समाज है वो कभी छोटे लोगों से सीख नहीं लेता, वो बड़े लोगों को देखता है, जैसे बड़े लोग पहनते हैं वैसे ही कपड़ा पहनेगा। पहले क्या होता था कि भैया जींस की पैंट फट जाती थी, फेंक देते थे। आज देखिए सलमान खान भैया, शाहरुख खान जी फटे पैंट पहने हैं, पहनना शुरू कर दिए, फैशन बन गया। कैटरीना कैफ जी यहाँ पे थोड़ा फाड़ के पहन ली, फैशन है ना। तो भैया देखिए सब पहन रहे हैं, कोई मनाही कर रहा है क्या, नहीं ना। तो दिन जो अपने एक्ट्रेस अपने जो है भैया ये सब, हाँ, तो नायक और नायिका ये लोग जो दिखा रहे हैं वही लोग देख रहे हैं, है कि नहीं। बस वही है। अब इनके बारे में क्या बताया जाए, तो वही है चीज कि जो बड़े लोग करते हैं वही छोटे लोग देखकर करना शुरू कर देते हैं, केवल दिखावे के लिए। चाहे बर्बाद हो जाए सर, पैसे खत्म हो जाए जेब से, लेकिन पढ़े हम पहनेंगे तो सर एकदम चौचक वाला सर कपड़े पहनेंगे। अरे भैया जो है उसको पहनिए ना। आप क्यों दूसरे का मतलब दिखाने के लिए आप जा रहे हैं, क्यों आईफोन के चक्कर में पड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है सर, मैं किसी का वो नहीं कर रहा हूँ, आपको क्या लगता है सर आईफोन ले लेंगे तो आप बहुत बड़े करोड़पति बन जाएंगे। हाँ, आपको क्या लगता है सर, आप अगर एक मिडिल क्लास से हैं तो क्या आप दिखा देंगे तो वो आपको गुद्दे देगा, नहीं यार। अगर आपका एक छोटा सा काम मोबाइल में चल जा रहा है ना, तो आप चलाइए, आपको मैं दिखा दूं। आप लोग कहते हैं भैया मेरे पास 2-3 फोन है, देखिए यहाँ पे कोई ब्रांड नहीं है यार, कोई ब्रांड नहीं है। अपने को क्या करना है, काम करना है, कॉल करते भाई टूटी हुई है फोन, यहाँ देखिए आपको दिखाई टूटा हुआ है फोन, अब बताइए क्या हम लेके चले, खरीद लें, क्या मतलब है यार। अपने को पढ़ना है, पढ़ाना है और बस काम हो जाए। क्या जरूरत है आपको ये शान शौकत करने की, गुरुजी की हम बहुत शान शौकत में चलेंगे, नहीं ना। अपने को भैया पढ़ना था तो ठीक है, मुझे पढ़ना है ना, मैंने पैड ले लिया यार, पढ़ने के लिए पैड ले लिया, काम खत्म हुआ। अगर जो आपको नीडेड है, जिससे आपको काम है, केवल आपको वही यूज करना है। ऐसा नहीं है कि मतलब आप लेकर आओ। आपको पता है, मैं सर आपको मैं दिखा रहा हूँ केवल आपके लिए, मैं पहले ये सब कुछ व्यवस्था नहीं किया था। यहाँ पे देखिए, ये सर एक माइक यहाँ पर इसके अंदर रखा गया है, आपको मैं दिखा रहा हूँ सर। मैं पहले पेन पेपर पर पढ़ाता था, अभी 2-3 महीने पहले हमने कहा नहीं यार, अब कूदना है तो यूपी बोर्ड वालों के लिए बेस्ट तरीके सर कूदेंगे और अच्छा कंटेंट लेके आएंगे पूरे यूट्यूब पे, और ला भी रहे हैं सर, ला भी रहे हैं, ये सब बनाते हैं सर। अब देखिए यहाँ पे क्लास आपके लिए बंद ना होने पाए सर, यहाँ पे 3 वायरलेस माइक रखा हुआ है और ये भी सर रोड का माइक।
ये भी रोड का माइक है। सर आपको ट्रस्ट नहीं होगा सर, ये 7,000 का सर माइक है, ये 7,000 का माइक है, और सर ये जो रोड का यूज करता हूँ, आप लोग खुद पता होगा सर, रोड का माइक 30 से 35,000 का आता है, केवल आपके लिए। अपने लिए क्या यार, अपने लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना, दिन में पढ़ा रहा हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग केवल वही गैजेट खरीदिए जिससे आपका काम हो। मतलब महँगा गैजेट लेने का कोई मतलब नहीं है। अगर मैं 30,000 का फ़ोन ले लिया, यूज़ नहीं है तो कोई मतलब नहीं। इससे अच्छा मैं अपना माइक ले लूँ, बच्चों के बच्चों के लिए अच्छे से मैं पढ़ा पाऊँगा, दे पाऊँगा कंटेंट, तो वो काम करना है सर। इसलिए मैं कहता हूँ कि अपने माँ-बाप को देखिए यार, वो बहुत मेहनत करते हैं, सच में कसम से बहुत मेहनत करते हैं। कभी देखिए सर जी उनकी मेहनत, वो दिन भर मेहनत करते हैं सर। केवल वो सोचते हैं कि हमारा बेटा भी आज पढ़ के सफल हो जाएगा कल, इसीलिए सर आपको पढ़ाते हैं। इसीलिए सर आपको पढ़ाते हैं। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ केवल आप पढ़ाई करिए। जितना पढ़ाई करेंगे उतना सफल होंगे, और उतने ही आपके माँ-बाप का नाम रोशन होगा सर। सिर उनका ऊँचा होगा सर। वो भी जाके समाज बोल सकें कि हमारा बेटा भी सरकारी नौकरी में है। तो इसलिए आपको मेहनत करना है। जितना हो सके मेहनत करना है। देश दुनिया बोले कुछ भी बोले यार, हमें क्या लेना देना यार? क्या लेना देना? आप अपने खुद से मतलब रखिए। आपके लिए कोई है तो आपके माँ-बाप हैं, वही भगवान है। सुबह उठो, उनका पैर छुओ, और उनसे बड़ा कुछ भी नहीं है। आप लोग भगवान को जानते हैं, भगवान कौन है? आपको जिन्होंने पैदा किया सर, जो जिन्होंने आपको जीवन दिया है, वही भगवान है। आप अपने माँ-बाप को भगवान मानो, देखिए अच्छा नंबर आएगा। कोशिश तो कीजिए सर एक बार, पढ़िए तो मन लगा के, जमकर मेहनत कर दो यार, लास्ट डे है सर, तोड़ देंगे, रात भर पढ़ेंगे और आराम से मौज से जाके पेपर देंगे सर, पूरा नंबर गेन करके आएँगे। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? चलिए, यार बीच-बीच में अपना ऐसे ही बता देता हूँ, तो उसके दिल पे मत लेना यार, मज़ाक के तौर पे बोल देता हूँ, कोई सीरियसली बात नहीं है। हाँ, ठीक है, अपने लिए तो अपने लिए, लेकिन ये आपके लिए लिया हूँ, अपने लिए नहीं लिया हूँ। ये जो बोर्ड है किसके लिए? आपके लिए ना, आप पढ़ रहे हैं ना, मैं तो सिर्फ पढ़ाने काम कर रहा हूँ सर। यहाँ देखिए अगला यहाँ पे है सर, अगला यहाँ पे है सर, बहादुर स्नेह मानवीय अनुभूत का भूखा है, उसमें सहनशीलता और स्वाभिमान की भावना कूट-कूट कर भरी हुई है। मालिक और परिवार के साथ सदस्यों द्वारा तिरस्कार किए जाने और विश्वास न करने पर जब वह घर छोड़कर चला जाता है, तो सभी भूलकर स्वीकार करते हैं और अपने किए गए पश्चाताप, मतलब अपने द्वारा किए गए पश्चाताप करते हैं, और लेखक का उद्देश्य अमीर और गरीब वर्ग के भेद को मिटाना है, जो मानवीय सहानुभूति के आधार पर ही मिट सकती है। और आपसे एक हाथ जोड़कर विनती है, रिक्वेस्ट है कि भाई पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए। लास्ट डे है यार, तोड़िए, और प्लीज़ ये जो गरीब लड़का आपके सामने खड़ा है ना, इसको एक सब्सक्राइब दीजिएगा, क्योंकि बहुत भूखा है। बहुत गरीबी चल रही है यार, सब्सक्राइबर की बहुत कमी है सर। एक देना है सर, दे दिए सर जी, कोई दिक्कत नहीं। यार और मुझे क्या चाहिए? पैसे नहीं चाहिए सर। पैसा हम क्या करेंगे सर? पैसा चाहिए नहीं सर, पैसा क्या करेंगे? हमें पैसे से क्या लेना-देना सर? हमें तो केवल 1 सब्सक्राइबर चाहिए सर। 1 सब्सक्राइबर हर एक बच्चा करवाएगा और 5 बच्चों के पास शेयर करेगा। इसका मैं पीडीएफ टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा दूँगा, जाके वहाँ से डाउनलोड कर लेना। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है ना? क्लास के जस्ट घंटे बाद ही आपको मिल जाएगा ये। अब ये सरखंड काव्य जो है, यह आपके लिए 5 नंबर का पेपर आएगा। आप अपने जिले के अनुसार तैयार करिएगा, और जिस-जिस जिले से बच्चे हैं कमेंट बॉक्स मेंशन कर देंगे। हम भी तो जाने यार कि हमारे बच्चे कहाँ-कहाँ जुड़े हैं। हाँ? बहुत कसम से मैं आप लोगों से बहुत प्यार करता हूँ सर, बहुत प्यार करता हूँ। और बच्चे जब कमेंट करते हैं गुरुजी लव यू गुरुजी, बहुत मज़ा आती है यार पढ़ के। एकदम कलेजवा हरिहरा जाता है गुरुजी। अरे गुरुजी कहाँ आप कह दे रहे हैं गुरुजी, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है। तो ये सब आप कर लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं, ये सब आप कर लेंगे। उसके बाद आपका खंड ख रहेगा सर। जो खंड ख रहेगा, ये सर जी आपका क्या रहेगा? संस्कृत का गद्यांश और सर पद्यांश रहेगा। संस्कृत का सर गद्यांश और पद्यांश, ये संस्कृत का गद्यांश और पद्यांश सर कर लेंगे। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ये आपको रट लेना है। देखिए, ततः कदाचित द्वारपाल आगत्य महाराजम भोजम प्राह से लेकर कहाँ तक यहाँ पर है? हर्षाणी मुमोच तक है, यहाँ पे तुष्टो हर्षाणी मुमोच तक है। अब इसका सबसे पहले सर संदर्भ लिखना है। क्या लिखना है सर? संदर्भ लिखना है 2 नंबर का। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिनदर्शिका के भोजस्य भोजस्यो दार्यम से उद्धृत है। ठीक है ना? अब फिर इसका क्या करें सर जी? अनुवाद यहाँ पे छाप देंगे। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, पेपर में आएगा, छाप देंगे। उसके बाद यहाँ पे सब पद्यांश है, ये भी पद्यांश आप देख लीजिए एक बार। सहसा से लेकर कहाँ तक है यहाँ पे? विज्ञातु महर्षि तक है। अब इसका सर आपको संदर्भ और अनुवाद करना रहेगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको कर लेंगे, रट लेंगे। और मैंने तरीका भी बताया है, ना आ रहा है पेपर में तो कैसे करना है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाके उसको देख लेना वीडियोस को। कर लेंगे सर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं सर, हम करके आएँगे। उसके बाद आपका देखिए सर यहाँ पर है सर लोकोक्तियाँ और मुहावरे। सर लोकोक्तियाँ और जो मुहावरे हैं ना, 2 नंबर का सर पेपर में आएगा। अरे गुरुजी 2 नंबर का आएगा? 4 ठो रहेगा, 4 ठो रहेगा। अरे 1 को कर देना, काम हो जाएगा, परेशान नहीं होने का।
पहला है मुख में राम बगल में छुरी, मुख में राम बगल में छुरी, कटपूर्ण व्यवहार करना, कटपूर्ण व्यवहार करना। वाक्य प्रयोग सर, राम और श्याम दोनों अच्छे मित्र हैं, परंतु मौका पाते ही एक दूसरे की बुराई करना शुरू कर देते हैं। यही तो बात बोली गई है कि मुख में राम बगल में छुरी। अगला यहाँ पे दूसरा वाला है, होनहार वीर बलवान के होत चिकने पात, होनहार वीरवान के होत चिकने पात। तो इसका क्या हो जाएगा सर, इसका क्या हो जाएगा सर, प्रतिभाशाली व्यक्ति के लक्षण आरंभ से ही दिखने लगते हैं। वाक्य प्रयोग, लाल बहादुर शास्त्री का सरलता और विद्वता बचपन में ही दिखाई गई थी। होनहार वीरवान के होत चिकने पात वाली कहावत उन्होंने चरितार्थ की थी। अपने पैरों पर खड़ा होना, स्वावलंबी होना गुरुजी। प्रत्येक माँ बाप का सपना होता है कि उनके बच्चे अपने पैरों पे सर खड़े हो जाएं। ठीक है, वाक्य प्रयोग, कोई दिक्कत नो सर, कोई डाउट नहीं है। उसके बाद यहाँ पे दाल में काला होना सर, दाल में काला होना सर, क्या हो जाएगा सर, दाल में काला होना, संदेह होना। वाक्य प्रयोग सर, नकलची छात्रों को देखकर यह लगने लगता है कि दाल में कुछ सर क्या है, काला है, दाल में सर क्या है, कुछ काला है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर, सर कोई दिक्कत नहीं है सर। अगला यहाँ पे आपके पेपर में जुड़ा हुआ है अपठित गद्यांश, ये न्यू सिलेबस में टॉपिक जुड़ा हुआ है। पहले संधि विच्छेद विभक्ति वचन हुआ करता था, लेकिन उसको हटा के नया टॉपिक जुड़ा हुआ है। अब सर इसको कैसे पढ़ना है, पढ़ना है ना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, चाहिए पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, मैंने बता दिया कैसे करना है, टेंशन नहीं लेने का। शब्द युग में है सर, शब्द युग में है सर, भुवन और भवन, भू भवन और भुवन। तो भवन मतलब सर मकान होता है, भुवन मतलब क्या होता है सर, संसार होता है। सूत और सूत, तो ये सूत मतलब पुत्र होता है सर, ये सूत मतलब क्या होता है सर, धागा होता है। पुत्र और सर क्या हो जाएगा, धागा हो जाएगा। उसके बाद एक शब्दों के दो अर्थ लिखना है सर। जनक, जनक मतलब क्या होता है, जन्म देने वाला राजा होता है, और सर पिता होता है, क्या होता है, पिता होता है। और सर अयोध्या नरेश, अयोध्या, अयोध्या नरेश। अच्छा, कौन कौन अयोध्या से है यहाँ पे, यहाँ से कौन कौन अयोध्या से है। कनक मतलब सोना होता है सर, धतूरा होता है। इसने मतलब सब प्यार होता है, और क्या होता है सर, चिकनाई होती है, और ममता भी होता है, होता ही नहीं। अगला यहाँ पे वाक्यांशों के लिए एक शब्द का सर चयन करना है। यहाँ पे सर जी क्या है, जिसकी कोई उपमा न की जाए, अनुपम। 100 वर्षों का समय सर, शताब्दी, 100 वर्षों का समय सर, शताब्दी। दो वाक्यों को सर शुद्ध करके लिखना है, दो वाक्यों को सर शुद्ध करके लिखना है। मैंने पांचों सवाल किया, चारों को। पुरानी बातों को भूल जाओ, पुरानी बातों को भूल जाओ, यहाँ पुराने हैं और यहाँ पे बड़ी की मात्रा लगा देंगे, पुरानी बातों को भूल जाओ। अगला है सर यहाँ पे दूसरा वाला, देखिए यहाँ पे, केवल 100 रुपए मात्र की बात थी, केवल 100 रुपए की बात थी, मात्र हटा के केवल बात थी कर देंगे। वह मुझे अपना शत्रुता समझता है, वह मुझे अपना शत्रुता नहीं बल्कि शत्रु समझता है। अगला यहाँ पे, अब चल लेना चाहिए, अब चलना चाहिए, चल लेना नहीं, इसको हटा देंगे, अब चलना चाहिए। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अगला यहाँ पे 12 का क है सर, वीर रस अथवा हास्य रस का स्थायी भाव के साथ उसकी परिभाषा और उदाहरण लिखिए। क्या लिखिए, उदाहरण। तो अब सर मैंने हास्य रस को लिया है, क्योंकि आज ही मैंने वीर रस को पढ़ाया है। अभी कुछ घंटे पहले मैंने वीडियो अपलोड किया था रस छंद अलंकार पर, विशेष तौर पर आप लोगों के लिए। पढ़ेंगे नहीं, एक बार बता दीजिए हास्य रस क्या होता है सर। जहां विलक्षण स्थितियों द्वारा हंसी उत्पन्न होती है, वहां हास्य रस होता है। इसका स्थायी भाव क्या होता है, हास्य, यानी कि हंसी होती है। जैसे किसी की चेहरा, किसी का आकृति देखकर, किसी का कपड़ा देखकर। अभी फिर दे देंगे एग्जाम्पल, तो आप लोग कहेंगे, आप लोग देखते होंगे बहुत ज्यादा ट्रेंड करते हैं भैया उर्फी जावेद की कपड़ा देखकर, आप हंसेंगे। और गुरुजी, और आकृति देखकर, आकृति शॉर्ट में मीम्स खूब वायरल होते हैं। हाँ, आप लोग तो यार खुद ही रील्स इतना देखते रहते हो यार, हंसी आती रहती है। तो वही क्या है, हास रस। उदाहरण के लिए, पुनि पुनि उकसही अरु अकुलाही देखी दशाहर गन मुस्काही, ये सर क्या उदाहरण है, कोनो दिक्कत है क्या, नहीं सर। अगला, रूपक अथवा भ्रांतिमान अलंकार का लक्षण से दो उदाहरण लिखे सर। रूपक तो आपको याद ही होगा, लेकिन आज मैं आपको भ्रांतिमान अलंकार कराऊं। क्या कराऊं सर, भ्रांतिमान अलंकार। जब किसी वस्तु में अन्य वस्तु का कुछ सदृश सादृश्य होने के कारण भ्रम हो जाए, ऐसा प्रतीत होने लगे कि वह वास्तविक वस्तु ही है, जबकि वास्तव में वह वस्तु नहीं होती, तो भ्रांतिमान अलंकार कहलाता है। मतलब कोई वस्तु है सर, हमारे जैसा कोई और है सर, हमारे जैसा कोई और है, और उसको देख कर लगे नहीं 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 यही है, लेकिन वो सर क्या है यही नहीं है, भ्रम पैदा हो गया गुरुजी। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ। रात में आप एकदम जा रहे हैं सर, एकदम जा रहे हैं सर, रास्ते में एकदम अंधेरा है सर, और पीछे सर जंगल है, और आपको लगे सर कोई आ रहा है, खेद रहा है मुझे, और तेज और तेज और तेज, पीछे देखो कोई था ही नहीं गुरुजी। तो वहां सर क्या हुआ, भ्रम पैदा हो गया। जैसे आप जा रहे हैं, बगल में एक झाड़ी है,
अरे भैया चुड़ैल बैठी है गुरुजी, ऐसे लगता है ना, तो भ्रम आपको पैदा होता कि नहीं? बस वही गुरुदेव क्या है, भ्रांतिमान अलंकार एकदम छापने वाला। अरे गुरुजी टपुआ एकदम बता देते। कैसे आप लेके आते हैं गुरुजी? बोर नहीं होने का आपको करेजा। अरे नहीं गुरुजी हम बोर नहीं होंगे। उदाहरण ले गुरुजी, नाक का मोती अधर की क्रांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देखकर उसको ही हुआ शुक्र मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है। तो ये क्या होगा आपका उदाहरण है सर, रट लीजिए सर, रट लीजिए सर। उसके बाद सर यहाँ पे आपका दोहा अथवा रोला छंद का लक्षण सहित उदाहरण सर बताइए। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया सर जी, रोला लिया है। यह एक सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, अर्थात विसर्ग चरणों में 11-11 मात्राएं और सम चरणों में कितनी होती सर, 13-13 मात्राएं होती है, अर्थात 11वीं और 13वीं मात्राओं पर यति और क्या होता है सर, विराम होता है। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए एकदम, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पेपर में आएगा छाप देंगे, ठीक है ना। रोला का सर परिभाषा, यह एक सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं, अर्थात विषम चरणों में कितनी होती है सर, 11-11 मात्राएं और सम चरणों में 13-13 मात्राएं, और 11वीं और 13वीं मात्राओं में यति और विराम होता है, अर्थात विराम होता है, यति मतलब विराम होता है। यहाँ पे उदाहरण के लिए, को पापी पंचत्व प्राप्त सुनी जगमन धावत, बनि बनि बावन वीर बढ़त चौचंद मचावत, पैता किता किलोत त्रिप त्रिप थमा के तट लावत, 9 दैव 11 होत, 3 5 ही विसरावत। तो ये क्या हो जाएगा आपका सर, रोला छंद हो जाएगा। अब इसमें आप लघु गुरु कर लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपका 13 नंबर जो आएगा, देखिएगा यहाँ पे सर क्या आएगा, परीक्षा के समय बिजली कटौती न करने के लिए जिला अधिकारी को एक पत्र लिखिए सर। 6 नंबर का सर, 6 नंबर का सर पेपर में आएगा सर। कैसे लिखेंगे सर, कैसे लिखेंगे? सबसे पहले सेवा में श्रीमान जिला अधिकारी कार्यालय वाराणसी, इस प्रकार से लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद सर विषय, अब बिजली कटौती के लिए है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे सर जी, बिजली कटौती से होने वाली परेशानी के निवारण हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय सेवा में मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मैं सर इंटरमीडिएट परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ, जिसके और बार बार लाइट की कटौती हो रही है, और हमारा 2 दिन बाद बोर्ड की परीक्षा है, और सर हमारी इसकी वजह से बोर्ड की परीक्षा की तैयारी अच्छे से नहीं हो पा रही है। तो आपसे निवेदन करता हूँ कि आप सर जी कृपया रोज आप लाइट दीजिए, प्रतिदिन लाइट दीजिए, और लाइट कटने ना पाए, नहीं तो हमारी परीक्षा रुक जाएगी, ऐसे लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप लिख देंगे लास्ट में सर, ये तरीका है करने का, ये तरीका है सर करने का, कि आपसे आग्रह करता हूँ कि आप इस प्रार्थना पत्र पर विचार करने की महान कृपा करेंगे, धन्यवाद। यहाँ पे डेट डाल देंगे सर, यहाँ पे भवदी अब स वाराणसी डाल देंगे, बस काम खत्म हुआ। अब स डालना है और आपको कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पे आपको नाम लिखने की जरूरत नहीं है, केवल अब स आपको लिखना है, और एड्रेस सर यहाँ पे आपको डाल देना है। उसके बाद सर आपका निबंध आएगा, सर निबंध आपका 9 नंबर का आएगा, इंपॉर्टेंट निबंध है यार, और इसे आप तैयार कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, बाद में मत बोले गुरुजी नहीं बताएं। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली निबंध लिखिए। जनसंख्या नियंत्रण, नैतिक शिक्षा का महत्व, खेलकूद का महत्व, और सोशल मीडिया अभिशाप या वरदान। तो यहाँ पे सर जो मैंने लिया है, जनसंख्या नियंत्रण पर निबंध सर मैंने लिया है। भैया थक गए यार, इतनी देर से पढ़ा रहे हैं, पानी भी नहीं है यार हमारे रूम में, कोई बात नहीं, हाँ थकावट लग जाती है ना यार, बड़ी मेहनत हो रही है आज, सच में बता रहा हूँ। कल मैं सोच रहा हूँ आपको कम से कम 20 वीडियो देने का, कितना देंगे सर, 20 वीडियो, और 21 तारीख को 20 वीडियो, 20 दूनी 40 वीडियो, 40 वीडियो इतना चपुआ रहे ना, इतना चपुआ रहे ना, एकदम एकदम जहरीला वाला वीडियो रहेगा भैया। उतना पढ़ लिए, दिन भर पढ़ो, दिन भर देता रहूंगा, दिन भर खोल कर बस पढ़ते रहना, पढ़ते रहना, पढ़ते रहना, 22 को जाके छाप देना, और कुछ नहीं करने की जरूरत है सर, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है सर। मतलब यार पहली बात तो आप जो इतना स्ट्रेस में ले रहे हो ना, कि गुरुजी बहुत हार्ड है, पढ़े नहीं है साल भर, मैंने कुछ पढ़ाई नहीं किया है, क्यों चिंता कर रहे हो यार? जितना आप स्ट्रेस फील करोगे उतना अच्छा पेपर नहीं हो पाएगा। चिल मारो यार, आराम से सो जाओ, दिन भर पढ़ा करो, रात में सो जाया करो आराम से, 8 घंटे की नींद लो, 8 घंटे की चाँप कर नींद लो। उसके बाद उठते ही मम्मी से बोलो मम्मी खाना चाहिए, उठते ही खा लो। और गुरुजी ब्रश करेंगे नहीं, अरे वो आपके ऊपर परीक्षा है, 10 दिन ब्रश नहीं करोगे दाँत खराब हो जाएगा, कर लिया करो। खा के फिर पढ़ना शुरू कर दो, बस यही काम करो और कुछ नहीं। अब पेपर देने से पहले अपने मम्मी-पापा का आशीर्वाद लेना, पैर छू के तब जाना भैया। ऐसा नहीं कि इसी पहुँच जाओ, भगवान-वगवान को मना लेना थोड़ा-सा, हाँ? उसके बाद जाना, ठीक है ना? हाँ, कल्याण कर देंगे माँ सरस्वती। हाँ, ठीक है ना? चलिए, प्रस्तावना में सर सबसे पहले अगर कोई भी आप निबंध लेखन सर लिख रहे हैं ना, तो आपको प्रस्तावना लिखना है। क्या लिखना है सर? प्रस्तावना। क्या लिखें सर? जनसंख्या एक
जगह पर रहने वाले लोगों की संख्या को दर्शाने के लिए आमतौर पर प्रयोग किए जाने वाला शब्द है। भारत में जनसंख्या सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती जा रही है और दुनिया की करीब 70% आबादी भारत में रहती है, जिससे यह दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाले देशों में से एक है। भारत में जनसंख्या वृद्धि के कई कारण हैं और भारत में आबादी के विकास के मुख्य कारणों में से निरक्षरता, गरीबी, जन्म नियंत्रण विधियों के बारे में लोगों का नहीं जानना, ये सब क्या होता है, मेन दिक्कत यही है। उसके बाद अब क्या-क्या कारण हैं? सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक वाले स्रोत। किसी भी क्षेत्र में आबादी के घनत्व की गणना उस क्षेत्र की कुल संख्या के लोगों द्वारा विभाजित करके ज्ञात की जाती है। कई कारणों से जनसंख्या का घनत्व अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग होता है। कुछ कुछ कारक जो किसी क्षेत्र में आबादी की घनत्व को प्रभावित करते हैं, इस प्रकार है। मतलब समझिएगा, यहाँ पे जनसंख्या घनत्व का मतलब है कि 2 क्षेत्र हैं, कहीं जगह कम लोग रहते हैं और कहीं लोग ज़्यादा रहते हैं। जहाँ ज़्यादा रहते हैं, वहाँ पे जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, जहाँ पे कम लोग रहते हैं, वहाँ पे जनसंख्या घनत्व कम है। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है ना बच्चों? कोई दिक्कत? अरे गुरुजी कोई दिक्कत नहीं। अब इसके देखिए पहले कारक क्या है? जलवायु। क्या है सर? जलवायु। अत्यंत गर्म या ठंडे मौसम वाले स्थान बहुत कम आबादी के हैं। दूसरी ओर जिस स्थानों पर लोग मध्यम जलवायु का आनंद लेते हैं, वे घनी आबादी वाले हैं। मतलब जहाँ पे जलवायु बहुत गर्मी होती है, अब बहुत ठंडी होती है, वहाँ पे लोग मिलेंगे क्या? अरे कोई रहना ही नहीं चाहेगा सर, भाग जाएँगे वहाँ छोड़-छाड़ के। तो उसको क्या कहते हैं सर? वहाँ पे कम आबादी है, यानी कम घनत्व वाला क्या है सर जी? जगह है, यानी कि ये सब भी बहुत प्रभाव डालते हैं, जलवायु भी। उसके बाद साधन, तेल, लकड़ी, कोयले जैसे साधनों की अच्छा उपलब्धता वाले क्षेत्रों में आबादी घनी होती है और जहाँ इन बुनियादी संसाधनों की कमी होती है, उस क्षेत्र की आबादी कम होती है। यानी कि जहाँ पर साधन ज़्यादा मिलेगा, जैसे लकड़ी, तेल, खाना-पीना इत्यादि जगह जहाँ पर सुगमता से अवेलेबल हो जाएगा, वहाँ पे ज़्यादा लोग रहेंगे और जहाँ कुछ है ही नहीं, वहाँ पे लोग रहना चाहेंगे? अरे नहीं रहेंगे क्योंकि मर जाएँगे 4 दिन बाद भैया भोजन नहीं मिलेगा गुरुजी तो। हाँ, सीधी-सी बात है। अगला है सामाजिक सांस्कृतिक एवं राजनैतिक कारण, जैसे कि मुंबई पुणे औद्योगिक कॉम्प्लेक्स एक सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करता है। यह दर्शाता है कि किस प्रकार सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और राजनैतिक कारकों के समूह ने इस कॉम्प्लेक्स की जनसंख्या घनत्व की तीव्रता को वृद्धि की है। प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता भी निर्भर करती है, जैसे कि छोटा नागपुर का पठार हमेशा से एक पर्वतीय पथरीली एवं ऊबड़-खाबड़ क्षेत्र रहा है। वर्षा एवं वनों से आच्छादित यह भाग अनेकों आदिवासियों का निवास स्थान रहते आया है। यहाँ आदिवासी क्षेत्र जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से देश के विरल क्षेत्रों में से एक गिनी जाती है। उसके बाद जनसंख्या नियंत्रण की विधियाँ। अब जनसंख्या नियंत्रण कैसे की जाएगी? जैसे शिशु मृत्यु दर, अगर कोई बच्चा जन्म ले रहा है, अगर वो मर जाएगा, तो जनसंख्या वृद्धि कम हो जाएगी। अगर वो मरा नहीं, तो ज़ाहिर-सी बात है जनसंख्या वृद्धि बढ़ जाएगी। तो वही ये बता रहा है। यही यहाँ पे बोला जा रहा है, क्योंकि अब क्या है कि सुविधाएँ इतनी हो गई ना, कि अगर बच्चा बीमार हो रहा है, कोई पैदा होते, तो उसको आईसीयू में भर्ती कर देते, फिर ब बच्चा एकदम अच्छा हो जाता है। अब कोई यार सोचेगा कि हमारा बच्चा डेथ हो जाए, कोई नहीं सोचेगा। वही है। शिशु मृत्यु दर दर प्रति 1000 जीवित जन्म शिशुओं में से 1 वर्ष या इससे कम उम्र में ही मर गए शिशु की संख्या होती है। परंपरागत मतलब कि 1000 बच्चे जो जीवित एक 1000 बच्चे जो जन्म लिए, उनमें कितने लोग मरे, ठीक है ना? परंपरागत रूप से दुनिया भर में शिशु मृत्यु दर का सबसे आम कारण दस्त में हुआ निर्जलीकरण है। यानी कि अगर उनको दस्त हो रहा है बच्चे को और बच्चे के शरीर में पानी कमी होगी, ज़ाहिर-सी बात है वो क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। दुनिया भर में माताओं को नमक और चीनी के घोल के बारे में दी गई जानकारी की वजह से शिशुओं के निर्जलीकरण से मरने की दर में और कमी दर्ज की गई है और शिशु मृत्यु दर को कम करना, जिससे लोगों का डर कम हो गया और वे अनावश्यक बच्चे पैदा ना करें। मतलब समझिएगा, यहाँ पे ये हो गया था, पहले शिशु मृत्यु दर ज़्यादा थी, तो लोग सोचते थे यार अगर हमारे पास 5 बेटवा हैं, तो कोनो के अगर दस्त हो गया, अगर वो मर गया तो 3 ठो तो ज़िंदा रहेंगे ना। तो इसीलिए सुझाव दिया गया कि भैया डॉक्टर लोग बताएँ कि जो माँ है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाया जाए। हाँ? डालकर नमक-वमक का घोल-वोल, ताकि जब वो बच्चे पैदा हों तो उनको दस्त ना हो और उनकी मृत्यु ना होने पाए, मतलब उनके अंदर पानी की कमी ना हो। तो उसकी वजह से शिशु मृत्यु दर क्या हुई? कम हुई। ठीक है ना?
नहीं तो पहले बहुत लोग बहुत पैदा करते थे भैया, 7-7 भाई, 5-5 भाई, 10-10 भाई हो जाते थे, 10-10 भाई। सोचिए, 2 बच्चों के मापदंड को अपनाना भी जनसंख्या नियंत्रण का सर जी मेन मतलब जनसंख्या को कम किया जा सकता है। जो 5 लोग प 5 बच्चे पैदा कर रहे हैं, 2 ही करो, बस। जनसंख्या नियंत्रण के लिए सभी युवा पीढ़ी को इस बात पर गौर करना चाहिए कि लड़का और लड़की में से कोई फ़र्क नहीं है, इसीलिए 2 बच्चे को पैदा करना चाहिए। बाल विवाह पर सर नियंत्रण करना चाहिए। अगर किसी लड़की की शादी 18 साल में ही करा दी जाएगी या मान लीजिए 14 ही साल में, 14 साल में ही करा दी जाएगी, तो ज़ाहिर-सी बात है, उसको 18 साल होते-होते कम से कम 3 बच्चे पैदा हो जाएँगे। अगर वो लड़की 18 साल में पैदा कर रही है, मतलब 18 साल में शादी हो रही है, तो 21 साल होते-होते कम से कम 2 बच्चे पैदा करेगी, तब तक वो जानकार भी हो जाएगी। कोई 14 साल की बच्ची है, उसको क्या समझ में रहेगा यार? तो बाल विवाह भी मेन कारण है, ठीक है? यहाँ देखिएगा, बाल विवाह पर नियंत्रण से जनसंख्या भी नियंत्रण में रहेगी, क्योंकि छोटी उम्र में विवाह के उपरांत बालक और बालिका के बुद्धि का उचित विकास नहीं होता। ध्यान देना, उनके अंदर दिमाग नहीं होता, इसीलिए वो बच्चे पैदा करते रहते हैं सर। और वह अपनी उचित और अनुचित वस्तु का उपयोगिता को समझ नहीं पाते और अतः बाल विवाह पर क्या करना चाहिए सर? नियंत्रण करना चाहिए। परिवार नियोजन को सर अपनाना चाहिए। गुरुजी, निरोध-विरोध का प्रयोग करना चाहिए। देखिए यहाँ पे जन्म नियंत्रण की योजना, प्रावधान और उपयोग को ही परिवार नियोजन कहा जाता है। जन्म नियंत्रण विधियों का इस्तेमाल प्राचीन काल से किया जाता है और करना भी चाहिए। हाँ, तो भैया वही है कि सुरक्षा बना के रखिए, सुरक्षा बना के रखिए, नहीं तो इतना बच्चे पैदा हो जाएँगे कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अब तो वर्ल्ड में नंबर 1 है हम लोग, वर्ल्ड में नंबर 1 भैया, बहुत ज़्यादा। अगला यहाँ पे उपसंहार। आज भारत में जनसंख्या नियंत्रण के लिए नियमित रूप से उपाय किए जा रहे हैं। अलग-अलग माध्यम का प्रयोग कर भारत की जनता को समझाने की कोशिश की जा रही है। विज्ञापन, प्रचार पत्र, अखबार, रेडियो विज्ञापन आदि का भी प्रयोग किया जा रहा है। तो यहाँ पर मैंने आपको हिंदी का पेपर फुल सॉल्यूशन वीडियो मैंने ये 47 मिनट में मैंने सॉल्व किया है और ये आप पेपर तैयार करके जाइए। कल मैं इसका 3 सेट दूँगा, परसों 3 सेट काम हो जाएगा। 6 सेट और आएगा। अच्छा वो सेट बच्चे तैयार कर लेना, स्किप नहीं करना है, छोड़ना नहीं है। ये नहीं कि केवल 1 सेट पढ़ के जाइए। घोल कर पीजिए, काम खत्म हुआ। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ 100 में 100 तोड़ोगे। तोड़ोगे यार तोड़ोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो भैया। अभी पूरा पेपर ही बाकी है। ओके दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट यू, चैनल को यार ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।